जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय विजन क्लासेस। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमने एमपी जीके सीरीज़ स्टार्ट कर दी है और जिसका आज 21 पार्ट है और जल्दी ये पूरी एमपी जीके सीरीज़ आपके एमपी पुलिस जो टारगेट लेकर करवाई जा रही है वो जल्दी समाप्त हो जाएगी। हम बहुत स्पीड से आपको और बहुत ज़्यादा बेस्ट मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। चलिए, तो ये आपके एमपी जीके के लिए रामबाण साबित होगी। चाहे आप एमपी का कोई भी एग्ज़ाम दे, इवन एमपी पीएससी भी आप दे रहे हो तो भी एमपी जीके जो वीडियो हम बना रहे हैं आपके लिए हेल्पफुल बहुत साबित हो सकती है। ये वीडियो का मेन टारगेट क्या है आपका एमपी पुलिस का, जिसका आज कौन सा 38वां और 39वां सेट हम कर रहे हैं। टोटल 57 सेट्स को कवर कर रहे हैं। बस इतने सेट्स कवर हो जाएंगे, आपका एमपी का मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाएगी। फिर हम टॉपिक वाइज या फिर कुछ और स्पेशली आपके लिए कुछ और प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। साइंस की सीरीज स्टार्ट करेंगे, इसी तरह आप पढ़ते रहिए। चलिए, तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ चंद लाइनें। कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर विश्वास करना होता है, किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। तो जी बिल्कुल सही लाइनें हैं ये सारी चीज़ें। आप खुद भी इससे सहमत होंगे कि कामयाब होने के लिए आपको अपनी मेहनत पर विश्वास करना है, क्योंकि जो किस्मत है ना वो तो केवल जुए में आजमाई जाती है। आप केवल अपनी मेहनत, आप बस मेहनत इतना करें कि आपको खुद में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आए कि नहीं, अब मैं पेपर निकाल सकता हूँ, मैं इतना तैयारी कर लिया हूँ, इतनी सारी चीज़ें कर लिया हूँ। प्रैक्टिस लगाओ, अपनी गलतियों को दूर करो, मार्क्स को इम्प्रूव करो और बहुत अच्छा करिए। ठीक है, किस्मत के भरोसे मत बैठे रहिए कि अरे किस्मत होगी तो लग जाएगी। बिल्कुल नहीं भाई, है ना। बिल्कुल कोशिश ये करिए नौकरी आपको अपनी मेहनत से मिले और किस्मत चल जाती है तब तो भाई ऊपर वाले का आशीर्वाद और आपकी किस्मत तो है ही अच्छी। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। बट मेहनत बहुत करनी है आपको, अच्छी तरह से याद रखिए। ठीक है, निम्न में से किस जिले के गांव को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। ये क्वेश्चन हमने बहुत बार आपको करा दिया है। ठीक है, और आपको ये भी कराया है कि भाई 3 जिले, ठीक है, 3 जिले शामिल किए गए हैं क्लाइमेट स्मार्ट विलेज के प्रोजेक्ट में। 3 जिलों को शामिल किया गया है। ठीक है, 3 जिलों के नाम हमने आपको बताया था पहले, तो आप कमेंट में करिएगा। हालांकि अभी का उत्तर तो सीहोर है, लेकिन 2 जिले और बच गए। ठीक है, 2 जिले और बच गए, तो आप वो दोनों जिलों का कमेंट में जरूर आंसर बताइएगा। ठीक है, सीहोर हो गया, तो ये तो आपको मालूम है। यहाँ हमने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश सरकार ने टोटल टारगेट लिया था 1100 गाँव का, लेकिन जो फर्स्ट स्टेप करी थी उनमें केवल 60 ही गाँवों को उन्हें सेलेक्ट किया गया था। तो अगर पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में कितने क्लाइमेट स्मार्ट विलेज के अंतर्गत कितने गाँव शामिल थे, तो 60 गाँवों को शामिल किया गया था। 20 3 जिले शामिल किए गए थे। 3 में से तो एक तो सीहोर हो गया। ठीक है, और तीनों से 20 जिलों को शामिल किया गया था, तो एक तो सीहोर हो गया, 2 तो आप कमेंट पर बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें क्लाइमेट स्मार्ट विलेज के अंतर्गत किया गया था ना। 1100 गाँव का टारगेट लिया गया था। क्या करते उन गाँवों में, गाँव को ऐसा कुछ बनाते कि मतलब वहाँ पे जो कृषि है ना वो मौसम के अनुकूल, ठीक है, मौसम के अनुकूल हो, कि जो किसान रहे वो बिल्कुल चिंता ना करे कि उसकी खेती का नुकसान हो जाएगा। ये सारी चीज़ें उसको इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों पे यहाँ पर जो भी किसान रहेंगे वो किसी भी मौसम में ना अपनी खेतियों को कर सकते हैं। इस तरह से किया जाएगा। हर साल 150 करोड़ का बजट पारित हुआ था इस पे खर्चा करने का, लेकिन ये तो केवल कागजी कार्यवाही होती है, ऑन ग्राउंड अलग ही होता है। चलिए, अब इस क्वेश्चन को देखिए तो क्या बोलते हैं, खेवनी। ठीक है, ये खेवनी के मतलब यहाँ पर वहाँ पर पेपर में ही ऐसा लिखा हुआ था, लेकिन हम उसका सही वोकैब बता दें। जो आपको सही वोकैब है केवनी, है ना। क्या बोलते हैं, केवनी। यहाँ पर खेवनी लिखा है, केवनी बोला जाता है इसको। ठीक है, केवनी। तो केवनी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो केवनी अभ्यारण्य देवास में है। मध्य प्रदेश में कितने अभ्यारण्य है, केवनी अभ्यारण्य। ठीक है, मध्य प्रदेश में टोटल अभी तक 31 अभ्यारण्य, ठीक है, 31 सेंचुरी है, 31 अभ्यारण्य है। ठीक है, तो केवनी अभ्यारण्य भी, और इसका मध्य प्रदेश में 31 अभ्यारण्य है। सबसे जो मेन अभ्यारण्य है वो रातापानी। आपसे पूछा जाएगा, क्यों पूछा जाएगा सर रातापानी अभ्यारण्य, हमने आपको कितनी बार बताया, फिर से बता रहे हैं, क्योंकि रातापानी अभ्यारण्य एकमात्र अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश का। ठीक है, मध्य प्रदेश का एकमात्र अभ्यारण्य है जो किसमें शामिल है, जिसमें टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है, मध्य प्रदेश का एकमात्र अभ्यारण्य जिसमें टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है रातापानी। नेशनल पार्क तो 6 नेशनल पार्कों में चल रहा है टाइगर प्रोजेक्ट, लेकिन एक रातापानी अभ्यारण्य जिसमें टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है, जहां पर टाइगर का संरक्षण किया जाता है। ये केवनी अभ्यारण्य कहां पर है, देवास है। ये वो क्वेश्चन है जो बहुत कम बच्चों से बनेगा। ठीक है, केवनी अभ्यारण्य ज्यादा कौन बच्चे याद नहीं रखते हैं, तो वही पूछा गया, तो इस नाम को थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। पेपर में ही ऐसा था। ठीक है, पेपर में ही ऐसा था, लेकिन आपको याद रखना केवनी अभ्यारण्य देवास, या केवनी लिखाओ खिवनी लिखाओ तो देख लेना। ठीक है, अभी ये क्या है, भारत का मानक माध्यम कहाँ से लिया गया, तो भारत का जो मानक माध्यम है वो कहाँ से लिया गया है। ऐसे तो अगर हम बोलेंगे भारत का जो कहाँ से लेकर, कहाँ से होकर, है ना, ये टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक है। जो भारत का मानक समय है वो कहाँ से होकर गुजरता है, तो मध्य प्रदेश के सिंगरौली से होकर गुजरता है। जो मानक समय लिया कहाँ गया है, इलाहाबाद से। ठीक है, भारत का जो मानक समय है वो कहाँ से लिया गया है, इलाहाबाद से माना जाता है। ठीक है, जो हमारा टाइमिंग लाइन है वो इलाहाबाद के सेंटर नैनी से लिया गया है। ठीक है, नैनी से ये टाइम को माना जाता है, जो अपना टाइम है। और क्या चीज़ रहेगा, ये जो टाइम लाइन है कहाँ से होकर गुजरती है, तो मध्य प्रदेश के सिंगरौली से भी होकर ये गुजरती
गुजरती है। अब इसके बारे में और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें याद रखना है वो हम आपको बता दें, ठीक है। इसमें कुछ आपको छोटा सा बस इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है, जो भारत का आईएसटी है, जो भारत का आईएसटी है या फिर मानक माध्यक समय जो है वो लंदन से, ठीक है, लंदन से कंपैरिजन किया जाता है, तो लंदन से कितने समय आगे है, लंदन से तो लिखना है लंदन से अपन 5 घंटे आगे चलते हैं। जो अपना टाइम है वो लंदन से कितना है, 5.5 घंटे आगे चलता है, ठीक है, 5.5 घंटे आगे। जो भारत का समय है वो लंदन के समय से 5.5 घंटे आगे चलता है, ठीक है, आपको याद रखना है। मतलब अगर अपने इधर पे अभी सुबह हो रही तो वहाँ पर रात थी हो रही होगी, ठीक है, 5.5 घंटे अपन आगे रहते हैं, ठीक है। वहाँ पर अभी सब सो रहे होंगे, अपन का सुबह हुआ, गुड मॉर्निंग हुआ, लेकिन वहाँ पर सब सो रहे होंगे। तो हमें जो 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 5.5 घंटे हमारा भारत का समय आगे है। कहाँ से लिया गया है, तो इलाहाबाद के नैनी से हमारे भारत का, पूरे भारत का टाइम जो है इलाहाबाद के नैनी से डिसाइड किया जाता है, ठीक है, मतलब वहीं से मेन है वहीं पर, फिर ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, टाइम जोन। उसके बाद वो जो टाइम जोन लाइन है वो कहाँ से होकर गुजरती है, तो मध्य प्रदेश के सिंगरौली से होकर गुजरती है। सब आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, शरद जोशी पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आप शायद देखते होंगे शरद जोशी की कहानी लापतागंज भी आता था ना, जिसमें लिखा रहता था शरद जोशी की कहानियों पर आधारित, ठीक है। तो शरद जोशी की जो कहानी है, तो शरद जोशी एक व्यंग्यकार थे। तो कौन थे व्यंग्यकार, तो देखिए निबंध, स्मरण, व्यंग लेखन, है ना। तो शरद जोशी को शरद जोशी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, व्यंग के क्षेत्र में दिया जाता है। कब से शुरुआत की गई थी, तो 1992 से लेकर 93। हालांकि उतना ईयर आप नहीं याद रख पाते और रखने की जरूरत भी नहीं इतना ज़्यादा, लेकिन फिर भी हमने आपको बता दिया, ठीक है। 1992 से 93 के बीच इस पुरस्कार की शुरुआत हुई। इस पुरस्कार की राशि कितनी है, 1 लाख रुपए, ठीक है। शरद जोशी पुरस्कार की राशि कितनी है, 1 लाख रुपए। आपको ये अच्छी तरह से याद रखना है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा वो आपके लिए क्या होगा कि मध्य प्रदेश में और भी सम्मान दिए जाते हैं, जैसे कि नाम क्या है, ठीक है, शिखर सम्मान, ठीक है, शिखर सम्मान दिया जाता है, कालिदास सम्मान दिया जाता है, इकबाल सम्मान दिया जाता है, मैथिली शरण गुप्त दिया जाता है, कुमार गंधर्व दिया जाता है, किशोर कुमार दिया जाता है, लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, और तुलसी सम्मान दिया जाता है। ये सब मध्य प्रदेश के और भी अन्य सम्मान होते हैं जो इस तरह से दिया जाता है। इस तरह के कुछ अन्य सम्मान आपसे पूछ सकता है, लेकिन जो अब सबसे जरूरी चीज़ है वो हम बता रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया शरद जोशी का ये वाला फैक्ट। जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पुरस्कार, ठीक है, अच्छी तरह से नोट्स बना लीजिएगा, स्टार बनाइएगा अगर पुरस्कार की बात आएगी तो। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो है महात्मा गांधी पुरस्कार, ठीक है। कौन सा है, महात्मा गांधी पुरस्कार, ठीक है, महात्मा गांधी पुरस्कार है। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है सर, तो ये सामाजिक या सोशल वर्क के लिए दिया जाता है, ठीक है, सामाजिक कार्य के लिए दिया जाता है, सोशल वर्क के लिए दिया जाता है। सर इसमें प्राप्त होने वाली राशि कितनी है, तो 10 लाख रुपए, ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा इनाम वाला राशि है, सबसे बड़ा जो पुरस्कार कहा जाएगा वो महात्मा गांधी पुरस्कार है। 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है, आप अच्छी तरह से याद रखिएगा, पेपर में पूछा जाएगा तो आपसे बनना चाहिए। अब चलिए इस क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन भी हमने आपको बहुत बार डिस्कस कर चुका है कि एकलव्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो याद रखिए हमारे मध्य प्रदेश में 5 पुरस्कार दिए जाते हैं। खेल क्षेत्र में टोटल 5 पुरस्कार मध्य प्रदेश देता है। पहला देगा एकलव्य पुरस्कार। एकलव्य पुरस्कार बच्चों को दिया जाएगा, बच्चों इन द सेंस कि अंडर 19, ठीक है, जो अंडर 19 या फिर जूनियर खिलाड़ी होते हैं उनको दिया जाएगा। फिर इसके बाद कौन आएगा, एकलव्य के बाद जो पुरस्कार आएगा वो कौन सा आएगा, विक्रम पुरस्कार आएगा। विक्रम किसको अवार्ड दिया जाएगा, विक्रम पुरस्कार 19 वर्ष से ऊपर के जो खिलाड़ी होते हैं उनको विक्रम पुरस्कार, छोटे खिलाड़ियों को एकलव्य पुरस्कार। फिर आएगा विश्वामित्र पुरस्कार। ये विश्वामित्र पुरस्कार किसको दिया जाएगा, कोच को दिया जाएगा। कब दिया जाएगा, इसकी भी हमने आपको 1 बाय 1 अगर आप पढ़ रहे होंगे तो इसकी भी हमने आपको टेक्निक बताई थी। फिर इसके बाद हो गया एकलव्य, हो गया विक्रम पुरस्कार, हो गया विश्वामित्र, हो गया। फिर हो गया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट जिसने अपना जीवन का मैक्सिमम पार्ट किसके लिए दिया हो या सारा भाग किसके लिए दिया होगा, खेल के क्षेत्र में दिया होगा। फिर नया पुरस्कार चालू हुआ था प्रभात जोशी अवार्ड। तो ये हमने आपको बताया था प्रभात जोशी मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है मलखंभ। तो मध्य प्रदेश के राजकीय खेल के लिए प्रभात जोशी अवार्ड, ठीक है, प्रभात जोशी अवार्ड चालू किया गया था। तो आपको ये भी अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको अच्छी तरह से बनने चाहिए क्योंकि पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप ये सोचो कि थोड़ा सा रिस्क में ना, अगर अवार्ड से रिलेटेड ये सारी चीज़ें याद नहीं है तो फिर आप सोचिए कि क्या याद है, क्योंकि काम की बात तो यही सारी चीज़ें तो आपको अच्छी तरह से मगअप होनी चाहिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। चलिए देखिए हम आपसे बोल रहे थे रातापानी, लेकिन ये रातापानी अभ्यारण्य नहीं, ये रातापानी बांध है। तो आपको ये भी बात याद रखना है कि रातापानी बांध कहाँ पर है, ठीक है। तो रातापानी बांध कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें। और हाँ, अगर उस अवार्ड की बात करेगा तो अवार्ड में कितने हज़ार रुपये मिलते हैं, 50,000 रुपये की राशि मिलती है। 1994 में चालू हुआ है, लेकिन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अब किस पर चलते हैं, रातापानी बांध पे। तो चाहे रातापानी अभ्यारण्य पूछे, रातापानी बांध कहाँ पर है, रायसेन जिला में, ठीक है। रायसेन जिला में अच्छी तरह से याद रखिए। कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है, तो बेतवा
नदी के ऊपर बना हुआ, ठीक है, बेतवा नदी के ऊपर बना। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है तो हमने बताया था इसकी कोडिंग भी सही, कुमरागांव रायसेन, ठीक है, कुमरागांव रायसेन से बेतवा नदी निकलती है, ठीक है, कुमरागांव रायसेन है, ठीक है, तो रायसेन से बेतवा नदी निकलती है, कुमरागांव रायसेन। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, इसकी लंबाई अगर कल को पूछ लेगा तो इसकी लंबाई कितनी है, कुमरागांव रायसेन 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर बेतवा नदी की लंबाई पूछ लेगा तो 480 किलोमीटर है, ठीक है। फिर और कुछ हो जाएगा क्या, हाँ, बेतवा नदी कहाँ जाकर मिलती है तो पूछा जा सकता है, तो अगर बोलना यमुना में जाकर मिलती है, ठीक है, कहाँ से, उत्तर प्रदेश के हमीर में होते हुए यमुना में जाकर मिल जाती है, ठीक है। कहाँ से होकर हुए जाते हैं तो मुरैना जिले से होकर चंबल नदी से होते हुए जाते हैं ना, ये सारी चीज़ें भी कहाँ पर जाती है, यूपी की ओर बहती। तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पूछेगा जो भी चीज़ें कि बेतवा कहाँ से निकलती है, ठीक है, और कहाँ जाकर मिलती है, बस यही दोनों चीजें ज्यादा पूछता है नदी के। अभी बांध पूछा था तो बांध आपको क्लियर होगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। तो ये क्वेश्चन क्या है, भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध सांची का स्तूप है। तो ये तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सांची का स्तूप है, मध्य प्रदेश, ठीक है। एग्जामिनरों का फेवरेट क्वेश्चन है जी भाई, जितनी भी चीज़ें यूनेस्को में शामिल है ये एग्जामिनरों के बहुत फेवरेट क्वेश्चन होंगे, आपको रट लेना है, मगअप कर लेना है। हमने आपको सारी चीज़ें लिस्ट प्रोवाइड कर दी कि मध्य प्रदेश के कौन कौन सी चीज़ें यूनेस्को में शामिल है, सारी चीज़ें हमने आपको प्रीवियस में बताई है। हम अगेन आपको बता रहे हैं कि हमारे मध्य प्रदेश से 1986, 89 और 3 में, ठीक है, 3 मतलब कौन सा 3, 2003, ठीक है। 1986 में खजुराहो शामिल हुआ था, ठीक है, फिर सांची का स्तूप शामिल हुआ था, फिर भीमबेटका शामिल हुई थी, इसके बाद आपका क्या हुआ शामिल, फिर इसके बाद आया ओरछा नगरी, ठीक है, इसके बाद आया ओरछा नगरी, ग्वालियर नगरी, अभी रिसेंटली अभी जबलपुर का क्या हो गया, भेड़ाघाट लमेटा घाट शामिल हो गया है, और सतपुड़ा नेशनल पार्क शामिल हो गया है। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी पेपर में, आपको अच्छी तरह से मगअप करना है। अभी पूछा गया सांची का स्तूप, तो सांची के स्तूप के बारे में मुख्य बातें पढ़ लेते हैं। देखिए सांची का स्तूप कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में स्थित है। किसने बनवाया, अशोक ने बनाया। कौन से धर्म से संबंधित है, ठीक है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। कई बार ना इसका व्यास ऐसा कि उतना पूछता नहीं है, लेकिन जो गोल तरह से आपने देखा होगा तो इसका व्यास कितना है, 36.6 मीटर, ठीक है, 36.6 मीटर इसका व्यास है। और क्या इसके बारे में पूछ सकता है, ठीक है, अगर इसी को फिट में लिखोगे तो 120 फीट इसका व्यास है, ठीक है, 120 फीट इसका व्यास हो जाएगा। मतलब ऐसा देख रहे हो ना आपने, गुम्मट टाइप का बना रहेगा ऊपर से सांची का स्तूप, तो आपने देखा होगा तो, ठीक है, 120 फीट इसका व्यास हो जाएगा। हाँ, कल को ये पूछा जा सकता है सांची का स्तूप ना कौन से नोट पर बना है, तो आपने देखा होगा कि 200 के नोट पर सांची का स्तूप का चित्र बना है, ठीक है, सांची के स्तूप का चित्र 200 के नोट पर बना है, 10 के नोट पर कोणार्क मंदिर बना है। तो ये सारी चीज़ें भी अगर आपसे पूछी जाएगी तो बनना चाहिए। करेंसी की भी टेक्निक ना हम आपको प्रोवाइड करा देंगे कि करेंसी को कैसे याद रखना है, 2010 बहुत प्यारी सी टेक्निक बता देंगे कि तुरंत आपको याद हो जाएगा। किसकी उत्पादन पर हरित क्रांति का प्रभाव अधिक पड़ता है, ठीक है, मतलब क्या बोला गया है, किसके उत्पादन पर हरित क्रांति का प्रभाव अधिक पड़ा है। तो आपको पता चलना चाहिए कि हरित क्रांति जो आई गई थी तो वो स्पेशली गेहूं का इस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, गेहूं ज्वार बाजरा इन सब चीज़ों का था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा है वो गेहूं के ऊपर पड़ा है, तो हमें ये याद रखना है, ठीक है। अच्छा, हरित क्रांति के जनक कौन है, सबसे पहले तो याद रखिए कि हरित क्रांति के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है, बोरलॉग। कौन है, बोरलॉग। और आपको पता होगा कि साउथ एशिया का बोरलॉग इंस्टीट्यूट जो है ना, प्रवर्तक जो हरित क्रांति के प्रवर्तक है वो बोरलॉग है। और साउथ एशिया का जो बोरलॉग इंस्टीट्यूट है वो हमारे जबलपुर में है, वो अपने जबलपुर में है। आप कभी गए होंगे, कहाँ गए होंगे, परियट साइड। अगर आप परियट साइड कहीं पर कभी जाएंगे तो वहीं पर आप देखेंगे बोरलॉग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया, ठीक है। तो बोरलॉग इंस्टीट्यूट है भाई साउथ एशिया का, जो कि मतलब काफ़ी लोग तो जानते भी नहीं है, तो अपने जबलपुर में ही है, ठीक है। तो अच्छी तरह से याद रखना है, बोरलॉग इसके प्रवर्तक थे। अब बात आती है कि हमारे भारत देश में हरित क्रांति के प्रवर्तक ना थे बोरलॉग, लेकिन भारत देश में बोरलॉग थोड़ी ना लेकर आए थे। भारत देश में हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है, तो याद रखना है कौन हो जाएगा भारत देश में हरित क्रांति के जनक, तो आपको याद रखना है MS स्वामीनाथन। हालांकि कई लोग सुब्रमण्यम भी बोलते हैं, जैसे BBC न्यूज़ के अकॉर्डिंग ना बोलते हैं सुब्रमण्यम लाए थे, उनकी हेल्प MS स्वामीनाथन किए थे, भारत में मतलब प्रचार प्रसार सुब्रमण्यम ने किया था। उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो, आपको याद रखना है। अगर पूछा जाएगा भारत में हरित क्रांति के जनक, जो पेपर में पूछा जाता है जो आंसर मान होता है वही करो, ठीक है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, MS स्वामीनाथन, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, MS स्वामीनाथन, ठीक है। भारत में मध्य प्रदेश के जनक कौन है, MS स्वामीनाथन, आपको अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। चलिए
सारी बातें आपको अच्छी तरह से माइंड पर सेट होनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, वो प्रसिद्ध सितार वादक जिन्होंने संगीत की शिक्षा सतना के संगीतज्ञ मैहर से प्राप्त की थी। ठीक है, ये मैहर होगा, मैहर से प्राप्त की थी। तो वो कौन है? पंडित रविशंकर शुक्ल। हमने आपको बताया, कल को ये भी पूछा सकता है पंडित रविशंकर शुक्ल किससे जुड़े हैं, तो सितार वादक है। अगर पूछेगा पंडित रविशंकर शुक्ल क्या है, सितार वादक है। कहाँ से शिक्षा प्राप्त करी थी? सतना के मैहर से प्राप्त करी थी। कहाँ से? उस्ताद अलाउद्दीन खां। ठीक है, उस्ताद अलाउद्दीन खां जो है इंस्टीट्यूट जो वहाँ पर रहेगा, वहाँ से इन्होंने क्या किया था? अपने संगीत को प्राप्त किया था। तो याद रखिएगा, ठीक है, उस्ताद अलाउद्दीन खां सतना के मैहर से प्राप्त किया था। अब इनको ना रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। ठीक है, रविशंकर शुक्ल को कौन कौन सा अवार्ड मिल चुका है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है, पद्म भूषण मिल गया, पद्म विभूषण मिल गया है। ठीक है, और भारत रत्न भी इवन मिल चुका है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इनको किसको मिल चुकी है? पंडित रविशंकर शुक्ल को। तो बस हो गया, इतना ज्यादा इनफ बात नहीं है, बस याद रखना पंडित रविशंकर शुक्ल सितार वादक हैं, संगीत के मैहर अलाउद्दीन खां से इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आज की वीडियो का अब लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, नर्मदा नदी की औसतन लंबाई कितनी है? तो नर्मदा नदी की जो औसतन लंबाई है वो हालांकि तो 13-12 किलोमीटर है। ऐसे तो अगर बात की जाएगी परफेक्ट तो 13-12 किलोमीटर है। नर्मदा नदी के बारे में हमने आपको मैक्सिमम चीजें पहले भी बता दी है, फिर से बता देते हैं कि नर्मदा नदी का नाम रेवा नदी है। ठीक है, लाइफ लाइन ऑफ एमपी कहा जाती है इसको ना। लाइफ लाइन ऑफ एमपी तो हो गई, लाइफ लाइन ऑफ एमपी तो हो गया, साथ में साथ इसको लाइफ थिंग घोषित कर दिया कि नर्मदा नदी को अगर आप हार्म पहुंचाओगे, नर्मदा नदी को अगर क्षति पहुंचाओगे तो आपको एक प्रकार से कि आप लिविंग थिंग को डेड कर रहे हैं, लिविंग थिंग को वो कर रहे हैं, तो इनको वो जीवित घोषित कर दिया। मतलब कि जो आपके ऊपर धाराएं चलेंगी, जो सारी चीज़ें एक प्रकार से लिविंग के अकॉर्डिंग चलेगी। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा इसके बारे में। बाकी क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी का अन्य नाम रेवा नदी है। ठीक है, लाइफ लाइन ऑफ एमपी कहा जाती है। ठीक है, उसके बाद इसकी जो लंबाई है, अगर मध्य प्रदेश में बात की जाएगी तो मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है? 1077। मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है 1077 किलोमीटर। अगर पूछेगा ऑल ओवर या फिर टोटल लंबाई, ठीक है, तो टोटल लंबाई है 13-12 किलोमीटर, क्योंकि ये गुजरात में जाती है ना, गुजरात के वहाँ से गुजरते हुए कहाँ जाएगी? खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो ये चीज़ें, तो मध्य प्रदेश में लंबाई है 1077। अगर पूछेगा टोटल कितनी है तो 13-12 किलोमीटर। अब ये जाकर कहाँ मिलती है? ठीक है, तो नर्मदा नदी जो है वो कहाँ जाकर मिलती है? तो खंबात की खाड़ी पर जाकर मिलती है। खंबात की खाड़ी, तो खंबात की खाड़ी कहाँ है? तो अरब सागर में। तो पूछना है खंबात की खाड़ी में मिलती है, और खंबात की खाड़ी ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर अरब सागर में, क्योंकि खंबात की जो खाड़ी है वो अरब सागर में ही है। तो ये सारी चीज़ें आपसे अगर पूछी जाएगी तो बनना चाहिए। ठीक है, इसका उद्गम स्थल कहाँ? तो वो तो बताया भी नहीं आपको, अमरकंटक से। ठीक है, इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? अमरकंटक से, याद रखिएगा। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से लिखे होंगे, आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। भाई आपका काम केवल एक ही है कि लर्निंग और शेयरिंग। ठीक है, दो ही चीज़ आपके ऊपर है। खूब अच्छी तरह से पढ़िए, सारे अच्छे से नोट्स बनाइए और शेयर भी बहुत करिए। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, और इसी तरह पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जल्द से जल्द जॉब लीजिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।